नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम एशिया की जलवायु संबंधी दशाओं का विस्तृत अध्ययन करेंगे। एशियाई जलवायु पर एशिया महाद्वीप के दो भौगोलिक तत्व सक्रिय प्रभाव डालते हैं। एक है महाद्वीप का विस्तार और दूसरा है महाद्वीप की स्थलाकृति। विस्तार अधिक होने के कारण एशिया का बहुत बड़ा भाग समुद्री प्रभाव से अछूता रह जाता है। यहाँ महाद्वीपीयता से ग्रस्त रहता है। इसकी जलवायु सम विषम पराकाष्ठा की है। इसमें दैनिक व वार्षिक ताप परिसर, दिन व रात, शीत ग्रीष्म के तापों की माप में अंतर अधिक रहते हैं। एशिया के मध्यवर्ती पर्वत श्रृंखलाएं जो उत्तर से पूर्व और मध्य से दक्षिण पश्चिम तक फैली हैं, एशिया की जलवायु को दो भागों में विभक्त करती हैं। एक भाग दक्षिण पूर्वी एशिया या मानसूनी आर्द्र जलवायु और दूसरा भाग उत्तर पश्चिम या वृष्टि छाया वाला शुष्क प्रदेश। इसमें ये आपके डिवीजन किए हुए हैं। ये वाला मानसूनी एशिया वाला, ये वाला पार्ट, और ये वाला भाग आपके उत्तर पश्चिम वाला भाग, दो भागों में इसको बांटा गया है। एशिया की जलवायु को दो भागों में विभक्त करती है। एक दक्षिण पूर्वी एशिया या आर्द्र और दूसरा है उत्तर पश्चिमी या वृष्टि छाया वाला शुष्क प्रदेश, जैसा कि इस डायग्राम में दिया गया है। मध्यवर्ती श्रेणियां शीत मानसून की दिशा को थल से स्थल की ओर निर्धारित करती हैं। ये श्रेणियां ग्रीष्म मानसून को उत्तर पूर्व में पहुंचने से रोकती हैं। जो ये पहाड़ियां हैं यहाँ पर मध्यवर्ती भाग में, ये इसको मानसून को आगे बढ़ने से रोकती हैं। नंबर 1 है शीत ऋतु की जलवायु दशाएं, क्लाइमेटिक कंडीशन इन समर सीजन। क्योंकि हम आगे चलकर इस जलवायु को विभिन्न ऋतुओं के आधार से स्टडी कर रहे हैं। ग्रीष्म काल में तापमान जलवायु की दशाएं। पहला तापमान, एशिया की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में है। इस पर ग्रीष्मकाल मार्च से सितंबर में सूर्य की किरणें अपेक्षाकृत सीधी पड़ती हैं। वायु का तापमान ऊंचा पहुंचने लगता है। समस्त एशिया उत्तरी ध्रुव सागर तट उच्च पर्वतीय श्रेणियों को छोड़कर औसत तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। परंतु भारत, पाकिस्तान, इराक, ईरान, अरब आदि क्षेत्रों में तापमान 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। ये क्षेत्र पर्वत श्रेणियों से घिरे एवं समुद्री प्रभाव से दूर हैं। जैसा कि हम मानचित्र में देख रहे हैं कि जुलाई मास की समताप रेखाएं और ग्रीष्मकाल की तापमान की दशाओं को प्रकट कर रही हैं। ये सारी समताप रेखाएं किन किन क्षेत्रों से ये गुजर रही हैं। तापमान प्रशांत महासागर व हिंद महासागर पर अपेक्षाकृत कम रहता है, अतः वायुदाब थल भाग पर कम और महासागरों पर अधिक हो जाता है। मध्य एशिया पर कम वायुदाब का प्रधान केंद्र बनता है और भारत, पाकिस्तान पर कम वायुदाब का एक संकरी केंद्र भी बनता है। क्योंकि उत्तर पश्चिम भारत पर ग्रीष्म काल में 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पहुंचता है, अतः हिंद महासागर से भारत पाक भूमि पर प्रशांत महासागर से मध्य एशिया की ओर पवनें चलती हैं। हम जानते हैं कि हवाएं हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर बहती हैं और गर्मियों के समय में भारत सहित पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मध्य एशिया में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, तापमान अधिक हो जाता है और यहाँ पर लो प्रेशर निम्न वायुदाब के केंद्र बन जाते हैं। और इधर आपके हिंद महासागर और प्रशांत महासागर समुद्री क्षेत्रों में उच्च वायुदाब बना रहता है। इसलिए जो वाष्प भरी हवाएं हैं सागर से स्थल की ओर चलती हैं और हमारे यहाँ पर वही हवाएं मानसून का कार्य करती हैं या वर्षा कराने का कार्य करती हैं।
एशिया का ग्रीष्मकालीन मानसून वस्तुतः गोलार्ध के दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनों का ही क्रम है, जहाँ भूमध्य रेखा को पार कर फेरल के नियम के अनुसार ये अपने दाईं ओर मुड़कर गोलार्ध पर आती हैं। अतः व्यापारिक पवनें ही विषुवत रेखा क्षेत्र में समाप्त न होकर एशिया के ग्रीष्मकालीन निम्न वायुभार केंद्रों में पहुंचती हैं, और ये इनको हम मानसूनी पवनें कहते हैं। ये था तापमान की थ्योरी। अब आता है वर्षा। वर्षा ग्रीष्म मानसून में पवनें समुद्र पर बहुत दूरी तय करके स्थल पर पहुंचती हैं तथा इस कारण आर्द्रता से परिपूर्ण होती हैं, अतः इनसे काफ़ी वर्षा होती है। यह घटना उस स्थिति में विस्फोटक होती है जबकि अरब सागर का अधिक वायुदाब अदृश्य वन वायु प्रभाव को उत्तर पश्चिम भारत या पाक न्यून दाब की ओर विस्फोट के रूप में धकेलता है। इसमें यदि अरब सागर बंगाल खाड़ी के साथ साथ में अरब सागर की हवा और मिल जाती है तो तेज वर्षा करती है, विस्फोट के रूप में कार्य करती है। इससे घनघोर रूप में वर्षा होती है। इसे मानसून का फूटना या फटना कहते हैं, ब्रस्ट ऑफ मानसून कहते हैं। ग्रीष्म ऋतु की वर्षा एशिया में भारत के उत्तर पूर्वी हिमालय के दक्षिणी ढालों पर बहुत होती है। भारत का पश्चिमी घाट तट, लंका, म्यांमार, हिंद चीन, थाईलैंड, दक्षिण चीन और कश्मीर, पूर्वी पाकिस्तान, बांग्लादेश भी अच्छी वर्षा के क्षेत्र हैं। इंडोनेशिया में सारे साल वर्षा होती है। कम वर्षा वाले भाग भारत के पठारी का अंतर्वर्ती क्षेत्र, दक्षिण पठार का मध्य भाग, पश्चिम पाकिस्तान, उत्तरी चीन, मध्य चीन, जापान, फिलीपाइंस आदि साधारण वर्षा वाले क्षेत्र हैं। मध्य एशिया तक पहुँचते पहुँचते वायु में नमी कम हो जाती है और इस कारण से यहाँ कम वर्षा होती है। ऐसे भाग जो मध्यवर्ती पर्वत श्रेणियों के पार्श्व में है वो वृष्टि छाया प्रदेश हैं और शुष्क रह जाते हैं। वृष्टि छाया प्रदेश वो क्षेत्र होते हैं जहाँ पर एक तरफ उस पहाड़ी या पठार के एक तरफ तो वर्षा होती है और दूसरी तरफ जब हवाएं वापस ऊपर से नीचे उतरती हैं तो वो शुष्क हो जाती हैं और उस क्षेत्र में वर्षा नहीं करती हैं। तो ऐसे प्रदेशों को हम वृष्टि छाया प्रदेश के नाम से जानते हैं। शुष्क प्रदेश मध्य एशिया, साइबेरिया, उच्च एशिया और दक्षिण पश्चिम एशिया। एशिया में पश्चिम प्रशांत महासागर उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं, ये वर्षा करते हैं और इससे दक्षिण पूर्वी एशिया तट पर जनधन की काफ़ी, क्योंकि साइक्लोन एक क्या है, न्यून वायुदाब के केंद्र होते हैं जहाँ पर हवा तेजी से चारों तरफ से उसमें एंटर करती है और जब भी चक्रवात आता है तो वो काफ़ी जनधन की हानि पहुँचाते हैं। प्रति चक्रवात में ये उच्च वायुदाब के केंद्र होते हैं और इसमें वायु केंद्र से बाहर की तरफ जाती है। तो चक्रवात और प्रति चक्रवात दोनों ही ये तेजी से हवा चलती है और ये काफ़ी नुकसान पहुँचाते हैं। आगे आता है शीतकालीन जलवायु दशाएं। शीतकाल में सूर्य की स्थिति दक्षिणायन हो जाती है। हम उत्तरायण दक्षिणायन अच्छी तरह जानते हैं। उसकी किरणें दक्षिणी गोलार्ध पर अपेक्षाकृत सीधी पड़ती हैं, अतः एशिया उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, शीत ऋतु का अनुभव करता है। उत्तरी एशिया अत्यधिक शीतग्रस्त हो जाता है। वहाँ आर्कटिक सागर की ठंडी मोटी परत की चपेट में आ जाता है। जैसे जैसे सूर्य दक्षिणायन की तरफ जाता है तो वहाँ पर बर्फ आगे उसका प्रसार होना प्रारंभ हो जाता है। उच्च एशिया भी इसी शीत दशा के अधीन हो जाता है। यही ध्रुवीय वायु राशि संचित हो जाती है। आगे इसका जो शीत वायुदाब की पेटी है वो आगे अग्रसर हो जाती है। इसके विपरीत प्रशांत महासागर व हिंद महासागर के ऊपर कम वायुदाब का केंद्र बन जाते हैं। अतः स्थल से सागरों की ओर शीत से लदी स्तरीय पवनें मध्य एशिया, पूर्वी एशिया के देशों को शीत ऋतु में लपेट लेती है। तापमान पर्वतीय क्षेत्रों में हिमांक बिंदु से नीचे उतर जाते हैं और मैदानों में औसत तापमान 10 से 15 डिग्री के नीचे पहुंच जाते हैं। क्योंकि जब सागर में तापमान कम हो जाता है और धरातल पर अधिक हो जाता है तो स्थलीय पवनें चलना प्रारंभ हो जाती हैं। भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र पर अधिक वायुदाब का क्षेत्र बनता है। उत्तर पश्चिम क्षेत्र पर अधिक वायुदाब केंद्र बन जाता है। यहाँ से हिंद महासागर में कम वायुभार की ओर शीत पवनों का प्रारंभ हो जाता है।
इसे उत्तरी पूर्वी शीत मानसून भी कहते हैं। ये हवाएं स्थलीय हैं और नमी रहित होती हैं, अतः वर्षा नहीं करती, क्योंकि जब तक वायु में नमी नहीं होगी तो वो वर्षा करने में सक्षम नहीं होती हैं। ये स्थल से चलती हैं, इसलिए नमी इनको प्राप्त होती नहीं है। जब उत्तरी पूर्वी शुष्क पवनें बंगाल की खाड़ी से गुजरती हैं तो कुछ नमी धारण कर लेती हैं। ये कोरोमंडल व तमिलनाडु के तटीय ग्रमण पर क्षेत्र पर शीतकालीन वर्षा करती हैं। जब शुष्क पवनें प्रशांत महासागर से उत्तर पूर्वी द्वीप समूह, इंडोचीन तट, दक्षिण चीन को स्पर्श करती हैं तो वहाँ भी वर्षा करती हैं, क्योंकि समुद्र के ऊपर से गुजरती हैं तो उसमें नमी ग्रहण कर लेती है और आगे आने वाले क्षेत्रों पर ये वर्षा करना प्रारंभ कर देती हैं। शीतकालीन पछुआ पवनें भी एशिया की जलवायु को प्रभावित करती हैं। ये यूरोप से जब एशिया की ओर बढ़ती हैं, यूरोप से जब बढ़कर ये एशिया की तरफ आती हैं तो यहाँ अधिक दाब की ध्रुवीय वायु राशि इनको दो दिशाओं में धकेल देती है। इसकी एक शाखा उत्तरी साइबेरिया तट की ओर और दूसरी दक्षिण पूर्व में बलूचिस्तान और पंजाब की ओर पहुँच जाती है। ये पश्चिमी अवनयन विंटर डिप्रेशन कहलाते हैं। जो हवा वहाँ से आती है उसको हम पश्चिमी अवनयन के नाम से जानते हैं। इससे साइबेरिया में हिमवर्षा इनकी उत्तरी शाखा से होती है। साइबेरिया क्षेत्र में ये हिमपात करती हैं। इसका प्रभाव जापान तक पहुँचता है। इसकी दक्षिण शाखा बलूचिस्तान से पाकिस्तान, हरियाणा, भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग पर वर्षा करती है। शीतकाल में जो हमारे मावठ होती है, भूमध्य सागर में उत्पन्न होने के कारण इसे पश्चिमी अवनयनों या पश्चिमी विक्षोभ को भूमध्य सागरीय चक्रवात भी कहते हैं। कुछ वर्षा पश्चिम प्रशांत महासागर में उत्पन्न टाइफून से दक्षिण पूर्वी प्रायद्वीप, द्वीप समूह, दक्षिण चीन व जापान में होती है। जो हमारे चक्रवाती वर्षा होती है शीतकाल में, इसको मावठ के नाम से जानते हैं। आगे आते हैं, ये थी हमारी जलवायु की कंडीशंस शीतकाल में, ग्रीष्मकाल में। अब आते हैं एशिया के जलवायु प्रदेश, क्लाइमेटिक रीजन ऑफ एशिया। इसको भी विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने उससे डिफाइन किया है। एशिया के भिन्न भिन्न भागों में शीत ऋतु और औसत रूप में वर्ष भर जलवायु भिन्न भिन्न पाई जाती है। मोटे तौर पर यहाँ आर्कटिक महासागर तट, उत्तरी शीत उत्तरी मैदान, शीतोष्ण स्टेपी, मध्यवर्ती उच्च प्रदेश, रूम सागरीय, पश्चिमी मौसमी पवनों के मानसूनी क्षेत्र, भूमध्यरेखीय आर्द्र उष्ण जलवायु में स्पष्ट भेद देखे जा सकते हैं। यहाँ मोटी मोटी कई तरह की यहाँ पर कंडीशन जलवायु की पाई जाती है। एशिया की जलवायु को अनेक विद्वानों ने विभिन्न खंडों में विभक्त किया है। इसके विभाजन पक्ष दूसरे में भिन्न अवश्य है, उसमें मौलिक अंतर नहीं है। इन विद्वानों में डंडलेस्टाम, कोपेन, थारथवेट प्रमुख हैं। अब आता है कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। कोपेन ने एशिया के 5 बृहद जोन बनाया है। ए उष्ण आर्द्र, बी शुष्क, सी उष्ण शीतोष्ण आर्द्र जलवायु क्षेत्र, डी उपध्रुवीय क्षेत्र और ई है ध्रुवीय क्षेत्र। प्रत्येक को उसने उप क्षेत्रों में बांटा है। उन्होंने अंग्रेजी के कैपिटल लेटर को यूज़ किया है, फिर इन 5 डिवीजनों को फिर इनसे छोटे डिवीजनों में बांटा है। ये उपक्षेत्र वर्षा प्राप्ति की ऋतु, किस मौसम में वर्षा होती है, तापमान के वितरण के सूचक हैं। इनके लिए अन्य अक्षरों को प्रयोग किया है, जैसे ध्रुवीय हिमांक ताप क्षेत्र के लिए EF और टुंड्रा जहाँ ताप सबसे गर्म महीने का 10 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है को कहा है EF, टुंड्रा प्रदेश। इसी प्रकार बी के भी 2 उपक्षेत्र किए हैं, BS शुष्क स्टेपी और BS मरु प्रदेश। पहला है शुष्क स्टेपी और दूसरा है मरु प्रदेश। कोपेन ने जलवायु के विशेष लक्षणों के लिए छोटे अक्षरों के प्रयोग किए हैं, जैसे A सबसे गर्म महीने का तापमान, B 22 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक और तथा सबसे ठंडा महीने का तापमान -3.3 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो। इस प्रकार आगे D 1 से 4 महीने 10 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक और सबसे ठंडे महीने का तापमान -3.3 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो। F निरंतर आर्द्र, G गंगा के मैदान जैसा, H गर्म वार्षिक औसत तापमान 17.17 डिग्री सेंटीग्रेड, I वार्षिक ताप परिसर
5 डिग्री सेंटीग्रेड के। ठंडी शीत ऋतु, वार्षिक औसत तापमान 17.8 डिग्री सेंटीग्रेड। के समान, के समान परंतु के जितना गर्म नहीं, 17.8 डिग्री सेंटीग्रेड से कम। एम कोहरा, एन उच्च आर्द्रता, पी कम धुंध व उच्च आर्द्रता तथा तापमान। एस ग्रीष्म ऋतु शुष्क, डब्ल्यू शीत ऋतु शुष्क, एस पतझड़ में वर्षा और डब्ल्यू एस बीच में शुष्क मौसम परंतु वर्ष में 2 बार वर्षा। तो इन्होंने इस प्रकार से अंग्रेजी को अक्षरों को देखकर उसको निश्चित एरिया के लिए डिवाइड किया। अब इसकी कुछ आलोचना भी की है उन्होंने किस आधार पर। इसमें आप डायग्राम में भी इसके कोपेन के जलवायु क्षेत्रों को दिया गया है कि कहाँ पर किस प्रकार की जलवायु और किसका क्या मतलब है, ये हमने ऊपर इसमें स्टडी की है। मानचित्र से प्रकट है कि कोपेन ने जलवायु विभाग सूक्ष्म लक्षणों को व्यक्त करने हेतु कई स्तरों पर छोटे बड़े अक्षरों द्वारा व्यक्त किया, अतः ये जटिलता से लदे हैं। इनको समझने के लिए काफ़ी दिमाग की कसरत, ये इसकी आलोचना है कि इसको हमें काफ़ी, जब तक उसका डेफिनेशन, उसका अर्थ नहीं, तब तक हम उस जलवायु प्रदेश को समझ नहीं सकते। कोपेन के वर्गीकरण से लाभ यही है कि इसे एक बार समझ लेने के पश्चात महाद्वीप के प्रत्येक भाग की जलवायु का अच्छा ज्ञान पर्याप्त रूप से प्राप्त हो जाता है। डंडरस्टॉप ने कोपेन की आलोचना करते हुए उसके विभाजन को मनमाना प्रयास कहा है। कोपेन ने वृहद क्षेत्रों के बीच की विभाजक रेखा का कोई निश्चित स्पष्ट आधार नहीं है, वो निरर्थक हैं। क्रेसी महोदय ने भी इसे चीन से ले के लिए उपयुक्त माना है और इसमें संशोधित करने पर बल दिया है। आगे आता है आपके थार्नथवेट का जलवायु वर्गीकरण। जलवायु के 2 आधार हैं, एक कार्यशील प्रभावी वर्षा और दूसरा है तापमान कार्यकुशलता। एक तो वर्षा और दूसरा तापमान, 2 बेस हैं। थार्नथवेट ने जलवायु विशेषताओं को सांकेतिक अक्षरों में व्यक्त किया है। इसकी 3 श्रेणियाँ हैं। ये इसमें आपको संकेत या आर्द्रता का प्रकार या वनस्पति, और ये कार्यशील तापमान है। ए का मतलब है अति आर्द्र, वनस्पति आर्द्र, और ये आपका 128 से अधिक आपका तापमान या टेम्परेचर एफिशिएंसी। बी है आर्द्र, यहाँ 1 या 64 से 127। सी कम आर्द्र, घास प्रदेश 32 से 63। डी अर्ध शुष्क स्टेपी 16 से 31, और ई है शुष्क मरु प्रदेश 115। तो ये आपके और पी प्रत्येक महीने की वर्षा 12 महीने का औसत है। प्रत्येक उसी महीने में हुए वाष्पीकरण के अनुसार। सारणी 2 कार्यशील वर्षा पर ऋतु संबंधी 5 वर्ग। टी वर्ष भर प्रचुर मात्रा में वर्षा, एस ग्रीष्म ऋतु में कम वर्षा, डब्ल्यू शीत में कम वर्षा, डब्ल्यू डैश वसंत ऋतु में कम वर्षा, और डी वर्ष भर कम वर्षा। सारणी 3 में आपको दिया गया है तापमानीय दक्षता, टेम्परेचर एफिशिएंसी। ए अति उष्ण 128 से अधिक, बी उष्ण 64 से 27, सी कम उष्ण 32 से 63, डी इसमें टैगा 16 से 31, ई टुंड्रा 100, और एफ हिमाच्छादित। तो ये विभिन्न उसको टेम्परेचर के उसमें, वर्षा के उसमें इन्होंने अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग किया है। थार्नथवेट ने विश्व को 32 जलवायु भागों में विभक्त किया है, परंतु इसमें से एशिया में केवल 21 प्रकार की जलवायु है। अब ये कौन कौन से 21 प्रकार हैं? AAR भूमध्य रेखीय, भूमध्य रेखा का आसपास वाली जलवायु। 2 है क्यू के अंश। 3 है ACR मुख्य जापान पूर्वी उत्तरी एशियाई तट। 4था है BAW दक्षिण पूर्वी एशिया के मानसूनी वन तथा बर्मा, लंका व जावा। BBR पूर्वी द्वीप समूह, जापान, कोरिया के भीतरी भाग। BBW दक्षिण चीन, असमय, फॉर्मोसा। BCAR होक्काइडो
सरवालीन ये जापान का क्षेत्र है। CAW ब्रह्मा के शुष्क हिमालय के प्रायद्वीपीय इंडोचीन की भीतरी भाग। CBW ब्रह्मा के शुष्क एवं हिमालय के ढाल। नेक्स्ट 10 है CBD एशिया माइनर तट दक्षिण पूर्वी अरब। CCD स्टेपी मंचूरिया। 12वां है CAW थार मरुस्थल मरुभूमि। DAD अरब का तट। DB पंजाब। EBD अनातोलिया ईरान व फिलिस्तीन। DCD मध्य मसूरिया एशियाई क्षेत्र। EA अरब व थार के अंश। ECD ईरान के अंश तारिम ईरान मरुभूमि सिंध घाटी। ECD गोबी मरुस्थल उत्तरी तुरान। D टैगा के कौणधारी वन और E टुंड्रा एवं तिब्बत। तो ये इन्होंने इसको नक्शे में भी ये कौन सा क्षेत्र और उसको सिम्बॉलिक उससे थार थ्रेड में इसको नक्शे में भी प्रदर्शित किया है। इसकी भी आलोचना हुई है। कोपन की भांति सूक्ष्म है, यह आवश्यक रूप से जटिल बना दिया गया है। डंडरे स्टाफ के अनुसार इसमें अनेक असंगतियां हैं, जैसे गंगा डेल्टा लंका और सिंगापुर को एक प्रकार की जलवायु में रखा जाएगा, इनमें थोड़ी समानता नहीं है। इस प्रकार कोपेन की तुलना कर थारनथ्वेड सरलता से समझ में आ सकने का प्रयास है। इस बार निर्देशन सारणी को समझ लें तो इसकी सरलता से समझा जा सकता है। आगे डंडरे स्टाम्प ने इसका वर्गीकरण किया है। उन्होंने पहला जो डिवीजन किया है भूमध्य रेखीय जलवायु, इसके दक्षिण मुख्यतः 5 डिग्री सेंटीग्रेड उत्तरी से लेकर 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश भूमध्य रेखा के दोनों तरफ 5 डिग्री तक इसकी उपस्थिति मानी गई है। यह उच्च ताप या औसत वर्षा 200 सेंटीमीटर, यहाँ वर्षा संवहनीय होती है और प्रतिदिन दोपहर बाद होती है। बहुधा वर्षा तेज बरसकर थोड़ी देर में ही आकाश स्वच्छ हो जाता है। भूमध्य रेखा के आसपास वाला जो क्षेत्र है, जिसके दोनों तरफ 5-5 डिग्री का जो एरिया है, संवहनीय वर्षा होती है, ज़्यादा वर्षा होती है, देरी होती है। दूसरा है उष्ण मानसून जलवायु। ये जलवायु 5 डिग्री से लेकर भूमध्य रेखा 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य विस्तृत है। इसमें भारत, पाकिस्तान, लंका, ब्रह्मा, इंडोचीन, थाईलैंड, फिलीपाइंस, दक्षिण चीन शामिल हैं। इसमें ग्रीष्म ऋतु गर्म एवं आर्द्र ऋतु है और शीत सामान्य ठंडी और शुष्क होती है। देशों के भीतरी भागों में ताप परिसर अधिक रहता है, ये शुष्क भी रहते हैं। तटीय भाग सम जलवायु की दशाएं हैं। शीत ऋतु में मानसून वापसी द्वारा कई तटीय भाग वर्षा प्राप्त करते हैं। शीतोष्ण चक्रवातों का जाड़ों में पंजाब में वर्षा करना सुखद है। ग्रीष्म चक्रवात चीन, फिलिस्तीन, हिंदेशिया में वर्षा करते हैं और ये विनाशकारी होते हैं। नेक्स्ट है शीतोष्ण मानसून। इसका विस्तार 3 से लेकर 45 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य है। इसमें मध्य उत्तरी चीन, जापान सम्मिलित हैं। यहाँ ग्रीष्मकालीन मानसून धाराएं महासागरीय आर्द्रता से भरी पहुँचती हैं और अच्छी वर्षा करती हैं। वार्षिक वर्षा 100 से 125 सेंटीमीटर होती है। मध्य चीन अधिक गर्म रहता है। उत्तरी चीन व जापान ग्रीष्म ऋतु में शीतोष्ण बने रहते हैं। वार्षिक औसत तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। शीतोष्ण पूर्वी तट। ये जलवायु मचूरिया आमूर घाटी में साधारण ग्रीष्म और कठोर शीत की है। इसमें वार्षिक ताप परिसर अधिक रहता है। वर्ष में लगभग 4 मास जब ताप हिमांक से नीचे पहुंचते हैं तो कष्टदायी होते हैं। वर्षा ग्रीष्मकाल में जिसकी औसत मात्रा 50 से 100 सेंटीमीटर है। जाड़ों में चक्रवातीय वर्षा होती है। उष्ण मरुप्रदेशीय जलवायु। ये जलवायु अरब, सीरिया, सिंध, थार के मरुस्थलों में पाई जाती है। यह मानसूनी प्रभाव नहीं पहुंचता और न ही ये क्षेत्र पछुआ हवाओं, चक्रवात, सघन वन के मार्ग में कोई पहाड़ी श्रेणियां हैं, अतः यहाँ वर्षा नहीं होती। वार्षिक औसत 10 से 12 सेंटीमीटर के आसपास रहता है। दैनिक ताप परिसर अधिक रहता है क्योंकि दिन और रात के तापमान में अंतर रहता है। रातें ठंडी और दिन में आंधी चलती हैं। मध्य अक्षांशीय मरुप्रदेशीय जलवायु। ये जलवायु प्रदेश उच्च एशिया, मध्य एशिया, ईरान के पठार पर विस्तृत है। ये प्रदेश समुद्री प्रभाव से अछूता और पर्वत श्रेणियों से घिरा पहाड़ है। यहाँ महाद्वीपीयता के कारण ताप परिसर अधिक रहता है। शुष्क, कम वनस्पति। उच्च एशिया के क्षेत्र अधिक ठंडे रहते हैं। लेह, तेहरान, ताशकंद आदि स्टेट या क्षेत्र
इस प्रकार की जलवायु में आते हैं। भूमध्य सागरीय जलवायु, ये सीमित क्षेत्र तुर्की, सीरिया और भूमध्य सागरीय तट में पाई जाती है। भूमध्य सागर के आसपास वाला एरिया है जहाँ पर भूमध्य सागर का प्रभाव होता है, उसको हम भूमध्य सागरीय जलवायु कहते हैं। ये शीत ऋतु में वर्षा होती है, क्योंकि इस ऋतु में यहाँ पछुआ पवनें आती हैं और यही औसत वर्षा 50 से 90 सेंटीमीटर तक होती है। शीत ऋतु छोटी और साधारण होती है, परंतु ग्रीष्म ऋतु लंबी और काफ़ी गर्म होती है। वार्षिक तापमान 12 से लेकर 18 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य रहता है। यहाँ स्वच्छ नीला आकाश रहता है। मध्य अक्षांशीय जलवायु, इस प्रकार की जलवायु महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाई जाती है जो दूर हैं। इनमें स्टेपी, साइबेरिया, भीतरी मंगोलिया, अनातोलिया का पठार, यहाँ शीत ऋतु लंबी व कड़ाके की ठंड पड़ती है। वर्षा बहुत कम, प्रायः वार्षिक औसत 50 से 60 सेंटीमीटर तक रहता है, जिसमें वृक्ष कम पनपते हैं। अधिकांशतः घास ही इस क्षेत्र में उगती है। नेक्स्ट है शीत शीतोष्ण वनीय प्रदेश की जलवायु। यह उत्तरी एशिया के साइबेरिया, पूर्वी पश्चिम पर विस्तृत क्षेत्र है। यहाँ साइबेरियन वन का कटिबंध है। यही तापमान कम, वर्षा के 7-8 महीनों में हिमांक से नीचे तापमान रहता है। ग्रीष्मकाल छोटा, प्राय 3-4 मास का होता है। वार्षिक तापमान 50 से -80 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। नेक्स्ट है टुंड्रा प्रदेश। एशिया के उत्तरी तट का आर्कटिक महासागर क्षेत्र अत्यंत शीतग्रस्त, न्यूनतम तापमान -51 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। शीत ऋतु बहुत छोटी होती है, इसमें ग्रीष्म ऋतु बहुत छोटी होती है, इसमें बर्फ पिघलती है। इससे कुछ रंगीन पुष्प क्षणिक समय के लिए प्रकट होते हैं। हिम वर्षा, वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर तक होती है। तो ये था आपका एशिया के जलवायु प्रदेश, जिसको कोपेन और थार्मेट ने विभिन्न, और इसके बाद में सामान्य एशिया का सामान्य जो हुआ है, जो डंडले स्टैम्प ने इसने वर्गीकरण दिया है, तो ये ज़्यादा सूटेबल लग रहा है। तो आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू।